एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है। ओके, पार्ट 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं आज हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतिम भाग को। देखो फ्रेंड, इस जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हमारे 3 ही टॉपिक बचे हैं। पहले तो हम करेंगे भारत चाइना के संबंध को, यानी कि भारत और चीन के किस प्रकार से संबंध है। ओके, फिर सेकेंड में हम यहाँ पर जापान को कवर करेंगे कि जापान कितना डेवलप्ड हो रहा है, क्या आगे चलकर ये भी एक अच्छा वैकल्पिक शक्ति का केंद्र बन सकता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा दक्षिण कोरिया। ओके, तो दक्षिण कोरिया के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो इन तीनों टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीन के साथ भारत के संबंध, चीन और भारत के रिलेशनशिप कैसे थे। तो देखो, जब शुरुआत में पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। बहुत मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ना, उसके पहले, यानी कि उससे भी पहले जब पश्चिमी साम्राज्यवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, उस टाइम पर भारत और चीन दोनों का प्रभाव था एशिया में। एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं। ओके, और चीन और भारत दोनों का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी चलती थी उस टाइम पर एशिया में। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजनीति के मामले में इनका प्रभाव है या राजनीति के मामले में ही इनकी चलती हो। धार्मिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, समाज, संस्कृति, धर्म, इन सब के तौर पर भी जो चाइना और भारत के जो प्रभाव थे वो एशिया में हमें देखने को मिलेंगे। परंतु देखो, दोनों के प्रभाव थे, चाइना के भी प्रभाव थे और इंडिया के भी प्रभाव थे, भारत के भी प्रभाव थे। परंतु चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए। यानी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले चाइना और भारत कभी एक दूसरे से टकराए नहीं। यानी कि कभी ऐसा कोई समय ही नहीं आया कि दोनों को एक दूसरे के सामने आना पड़ा। तो इन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में सोचा नहीं। और जब ये 20वीं सदी में, यानी कि 20वीं सेंचुरी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए, जब एक दूसरे के सामने आए, तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किल हुई। यानी कि दोनों समझ ही नहीं पाए कि हम किस तरीके से अपने संबंध बनाएं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पहले तो ये कभी टकराए नहीं थे, इसीलिए। अब देखो, अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करेंगे। यानी कि अब देखो, पहले तो ये कभी एक दूसरे से टकराए नहीं थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, और चीन पे भी जो विदेशी शक्तियाँ नियंत्रण रखी हुई थी, वो भी जब उन्हें भी चीन ने बाहर फेंक दिया, तब ऐसा लगा कि ये दोनों देश, यानी कि चाइना, ओके, और इधर इंडिया, ये दोनों देश मिल जाएंगे और मिलकर क्या करेंगे, एशिया जो महाद्वीप है उसका विकास करेंगे। दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं उनके विकास में क्या करेंगे, सहायता देंगे। ऐसे सबने सोचा। और जब ऐसा सोचा ना, तो नेहरू जी जो हमारे थे ना, उनको भी लगा कि हाँ ऐसे ही हो गए। उधर के जो नेता थे उन्होंने भी यही सोचा, और इसीलिए कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। यानी कि इसके बाद मतलब हिंदुस्तान में ये नारा चला कि हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदुस्तानी लोग और चीन के लोग भाई भाई है, यानी कि उनमें अच्छे रिश्ते बन चुके हैं। और इसी कारण जो हमारे नेहरू जी है, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री, देश आज़ाद होने के बाद कौन थे, नेहरू जी थे। तो उन्होंने बहुत सारे समझौते कर लिए, किससे, चाइना से बहुत सारे समझौते कर लिए। पर ये जो नारा था ना, ये थोड़े ही दिन चला और क्या हो गया, सीमा विवाद उठ गया। और सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। अब चाइना और भारत के बीच में कौन कौन से सीमा विवाद है, देखो। एक तो हमारा जो सीमा विवाद है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन, आपने सुना ही होगा। अभी ये मुद्दा वापस उठा था। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या फिर आप एक अपडेट स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये वापस ये मुद्दा उठा था। चाइना फिर ऐसी कुछ हरकतें कर रहा था।
तो क्या हुआ, नेहरू जी ने मान लिया, इनसे रिश्ते अच्छे बना लिए। फिर चाइना ने एकदम क्या कर दिया, 1962 में हम भारत पर आक्रमण कर दिया। ओके, और इस आक्रमण पे क्या हुआ, भारत की हार हो गई। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय यानी कि सैनिक हार झेलनी पड़ी। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पहले जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नेहरू जी ये समझते हैं कि हम भारतवासी और चीन मिलजुल कर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए नेहरू जी बहुत सारे समझौते कर लेते हैं, जैसे पंचशील समझौता वगैरह। तो ये पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत वाला, ये आप आगे अपनी सेकेंड बुक में भी पढ़ेंगे। तो ऐसे समझौते कर लेते हैं। जबकि हमारे देश के जो अन्य नेता होते हैं जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सब बोलते हैं कि नहीं, ये चाइना से इतने ज़्यादा रिलेशनशिप या समझौते मत करो, इतनी ढील मत दो चाइना को। पर नेहरू जी नहीं मानते और ये सब कुछ चीज़ें होती है, इसीलिए हिंदी चीनी चीनी भाई का नारा आ जाता है। पर होता क्या है, चाइना अपना रंग दिखा देता है। और 1962 में हमारे जो सैनिक होते हैं जब वो बॉर्डर पे बहुत कम मात्रा में स्थित रहते हैं। ओके, सैनिक बहुत कम मात्रा में जब बॉर्डर पे थे तो उस टाइम पे 1962 में चाइना ने बॉर्डर पर ऐसी हरकतें की और जो हमला कर दिया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। और फिर 1962 का युद्ध हुआ और इसमें भारत को हार जानी पड़ी। तो बहुत सारे लोगों ने इस हार के लिए नेहरू जी को बहुत भला बुरा भी कहा, क्योंकि पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही बोल चुके थे। तो यहाँ पर नेहरू जी की गलती मानी गई। तो अभी हमने क्या देखा, शुरुआत में जो चाइना था उससे हमारे कुछ ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं थे, हम दोनों शक्ति थे और हम अपने अपने काम कर रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने अच्छे रिलेशनशिप बनाए, समझौते किए। पर बाद में क्या होता है, ये चाइना हम जो होता है वो हमारी जो सीमा है वहाँ पर सैनिक आक्रमण कर देता है और फिर हमारी उससे युद्ध हो जाती है और उसके बाद हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि लंबे समय तक, मतलब बहुत टाइम तक कोई भी काम नहीं, इन दोनों के बीच में कोई भी अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और फिर शीत युद्ध खत्म हो जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति का टाइम आ जाता है। ओके, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। यानी कि जो वो 1962 का युद्ध हुआ ना, उसके बाद शीत युद्ध भी खत्म हो जाता है एक तरीके से 1991 में, आपको बताइए। तो उसके बाद क्या होता है कि भारत और चाइना के जो रिलेशनशिप है ना वो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं उनमें, मतलब वो अच्छे बनने लगते हैं। अच्छे कैसे बनने लगते हैं, क्योंकि जो भारत और चाइना के नेता है ना वो एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और वो एक दूसरे के यहाँ जाना शुरू कर देते हैं। देखो, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत के संबंधों को सुधारने का प्रयासों को बढ़ावा मिला। हमारे जो राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं वो 1988 में क्या करते हैं, चीन का दौरा करते हैं। तो इससे क्या होता है, भारत और चाइना के जो संबंध है उनमें थोड़ा सा सुधार आता है। ओके, और साथ में 1999 में हम क्या कर लेते हैं, चीन से व्यापार करना शुरू कर देते हैं और भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। मतलब 30% सालाना की दर से व्यापार बढ़ता जा रहा है। और फिर भारत के बीच 1992 में क्या होता है कि 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यानी कि भारत और चाइना में जब 1992 आया तब क्या हो गया था, 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था। और यही व्यापार आगे बढ़कर 2017 में 84 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। तो मतलब क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं चाइना से। जैसे कि अभी से थोड़े समय पहले हमारे रिलेशनशिप चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हम व्यापार कर रहे थे। चाइना के जो प्रमुख नेता है वो इंडिया आ रहे थे, इंडिया के नेता जो थे वो चाइना बीजिंग जा रहे थे। मतलब चाइना में बहुत बड़ा शहर है बीजिंग वहाँ पे, और चाइना के जो नेता थे वो नई दिल्ली आते, दिल्ली जो हमारी बहुत बड़ी सिटी है वहाँ पे। तो इस तरीके से आते हैं और हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हो रहे थे। अब देखो, रिश्ते तो मजबूत हो रहे थे, क्यों हो रहे थे ये भी आपको समझ में आ गया कि चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते। इससे दोनों देश एक दूसरे के ज़्यादा करीब और समझने लगे और अच्छे रिश्ते होने लग गए। यही बात मैंने अभी आपको बताई। और भारत चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मकता तथा मजबूत बनाने में मदद मिली। तो इस तरीके से हमारे रिश्ते सकारात्मक और मजबूत हो चुके थे। ओके, अब हो चुके थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में हमारी पूरी की पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है। वर्तमान में भारत और चाइना के संबंध, ये जो भारत और चाइना है इनके बिल्कुल खराब हो गए संबंध। ओके, क्योंकि चाइना ने फिर ऐसी हरकतें की है हमारी लद्दाख मैकमोहन रेखा पर, उधर लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में। तो इस कारण भारत के और चाइना के रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं। यहाँ तक कि भारत की सरकार ने चाइना के जो ऐप होते हैं, जो हमारे ऐप्स होते हैं मोबाइल में, एंड्रॉयड ऐप्स, उनको भी
बैन कर दिया है इंडिया में चाइनीज़ ऐप को। तो ये भी बहुत बड़ा कदम चाइना के लिए उठाया इंडिया ने, जिससे इनके रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं। साथ में कोरोना की वजह से भी चाइना से बहुत सारे देशों के रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं। तो चाइना हरकतें कुछ ऐसी अब करने लग गया है। तो भारत और चाइना के रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ चुके हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत चीन संबंध को समझाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरुआत में जो मैंने आपको शुरुआती बताया ना, ये वाला यहाँ पे, वो आपको बता देना है कि ये सारी चीज़ें मतलब शुरुआत में दोनों का अलग अलग था। दोनों अपने हिसाब से काम कर रहे थे, एशिया पर राज कर रहे थे। राज करना मतलब अपना प्रभाव बनाए हुए थे। फिर धीरे धीरे 1962 का उनमें दरार पड़ी। 1962 में क्या हुआ, युद्ध हो गया, वापस से रिश्ते ठीक हुए और अभी फिर 2020 में और 2021 में बिल्कुल स्थितियाँ खराब हो चुकी है। तो बस यही आपको लिख देना है। सो आई होप आपको चाइना एंड इंडिया के रिलेशनशिप, भारत चाइना के संबंध समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक जापान की तरफ। देखो ये आपको जो यहाँ पर मैंने मैप बताया ना, यहाँ पे ये है जापान। ये मैंने पूरा एशिया जो है ना उसका मैप यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर ये जापान है। यानी कि ये जो पूरा एशिया है, जापान उसके पूर्व हिस्से में स्थित है। कहाँ पे, पूर्व हिस्से में, यानी कि पूर्वी एशिया में जापान स्थित है। ओके, तो ये जापान है, आप जानते ही हो जापान एक कंट्री है, ओके, जो एशिया के पूर्व में स्थित है। देखो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। अभी मैंने आपको यहाँ पर मैप में यही चीज़ बताई कि जापान कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में है, ये यहाँ पर जापान है। ओके, अब देखो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। अब देखो आपने कुछ ब्रांड, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नाम सुने होंगे। सबसे पहले आपने सोनी, सुजुकी, होंडा, ये तीन तो बहुत पॉपुलर नाम है, आपने ये सुने ही होंगे। साथ में पैनासोनिक भी, जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हो उसने सुना होगा पैनासोनिक, सोनी, सुजुकी, होंडा, ये सारी चीज़ें। अब आपको पता है ये ब्रांड, ये जो कंपनियां हैं वो क्या क्या बनाती है, आपको पता है ये बहुत सारे आइटम बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के देख सकते हो, मारुति जो कार्स है वो भी सुजुकी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद आप बाइक देख सकते हो, बाइक भी होंडा बाइक वगैरह होंडा के द्वारा बनाई जाती है, ये यहाँ पर सुजुकी के द्वारा बनाई जाती है। सोनी भी आपने देखा होगा, जो सोनी टीवी चैनल चलता है वो भी कहीं ना कहीं जापान का ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है, जापान की देन है। मतलब अगर आप मार्केट में निकलो तो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यानी कि उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है। यानी कि जो ये सारी कौन सी कंपनियाँ, ये सारी जापानी कंपनियाँ हैं। सोनी जो है वो भी जापान की कंपनी है, सुजुकी है वो भी जापान की है, पैनासोनिक जापान की है, होंडा जापान की है। तो ये सारी कंपनियाँ जापान की, और ये बहुत अच्छा है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी वाले जो उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है वो करती है। ओके, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरा इसका आपको ये बताने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जापान भले ही छोटा देश है, ओके, अभी मैंने आपको मैप में बताया ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर फिर भी वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस लेवल पर चला गया है। तो आपने ये सारे ब्रांड के नाम सुने ही होंगे, तो ये सारे किसकी देन है, जापान की देन है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये वाला, इससे आपको पता चल जाएगा कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस है। देखो आशिमो, आपने नाम शायद सुना हो या ना हो। आशिमो जो आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये एक रोबोट है, उसका नाम है आशिमो। ये पता है आपको विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रूपी रोबोट है, यानी कि सबसे एडवांस, सबसे मॉडर्न ये मानव रूपी, यानी कि इसकी तुलना हम एक मनुष्य से कर सकते हैं। इस तरीके से इस रोबोट को डेवलप किया गया है। ओके, तो ये किसने बनाया है, ये भी जापान ने बनाया है। ये भी किसने बनाया है, जापान ने। तो जापान क्या है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस लेवल पर आगे चला गया एक देश है। ओके, और ये कहाँ पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ओके, एशिया जो पूरा महाद्वीप है उसके पूर्व में स्थित है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो बहुत हाई है। ओके, ये आपने देख लिया। अब इतनी टेक्नोलॉजी हाई है, फिर भी इसके बाद बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी बना पाया है। ओके, देखो इसके पास प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल कम है, यानी कि इसके पास जो भी प्रकृति से हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, खदानें,
बहुत सारी हमें धातु है ये सब मिलती है, ये बहुत कम है। और यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर कच्चे माल का आयात होता है, इसीलिए क्या होता है, जापान ज़्यादातर कच्चा माल खरीदता है। और आप इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की है, मतलब तारीफ़ काबिल इसने काम किया है। इसके बाद बहुत कम प्राकृतिक संसाधन है, उसके बावजूद भी इसने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। और यहाँ तक कि 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी, यानी कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी थी। ओके, और उसके बाद एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के सदस्यों में शामिल है, यानी कि जो 7 समूह है, एक ग्रुप है जिसके बारे में आप अंदर पढ़ोगे अपने अगले चैप्टर में। तो समूह 7 के जो देश है उनमें सिर्फ जापान अकेला शामिल है, यानी कि उसके लिए बहुत क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी चाहिए, वो सारी क्वालिटी क्या है, जापान में ही है। ओके, तो एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जापान जो समूह 7 में शामिल है। और आबादी के लिहाज से विश्व में इसका स्थान कितना है, 11वां स्थान है। ओके, उसके बाद परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। देखो, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा कि जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने हमले कर दिए थे। तो ये एकमात्र ऐसा देश है जिसको परमाणु बम, मतलब बहुत ज़्यादा हानि होती है जब किसी देश पर परमाणु बम गिराए जाते हैं, तो वो भी इसी अकेले ने झेला है। उसके बावजूद भी एक टेक्नोलॉजी के मामले में इतना एडवांस निकल चुका है कि मतलब इसने अच्छे अच्छे देशों के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो जापान के बारे में आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, यहाँ से कोई ऐसा नहीं आएगा कि जापान पर टिप्पणी लिखो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन कि जापान का विश्व में कितना स्थान है, मतलब MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे। फिर इसकी अर्थव्यवस्था 2017 में कितने नंबर पर थी, परमाणु विभीषिका झेलने वाला देश कौन सा था, और जो अभी मैंने आपको आशिमो का उदाहरण दिया उसके बारे में आ जाएगा। ओके, देखो और भी एक बात देखो, जापान का सैन्य व उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, यानी कि सेना पे जो व्यय, यहाँ पे व के स्थान पर व्यय आएगा। ओके, तो जो सैन्य व्यय है ना, वो उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1%, यानी कि 1% हिस्सा वो सेना पे खर्च करता है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में उसका 7वां स्थान है, सिर्फ 1% खर्च करता है। फिर भी वो अगर वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग देखें तो 7 नंबर पर आती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये सब क्वालिटी है जापान में। तो अब आपको तय करना है कि क्या विश्व में आगे चलकर जापान एक वैकल्पिक शक्ति का केंद्र बन सकता है। जैसे कि अभी तक हमने यूरोप, आसियान संगठन, चाइना के बारे में पढ़ा, तो वो तो पता चल ही रहा है कि वो हाँ वैकल्पिक शक्ति के केंद्र है। पर क्या ये सारी क्वालिटी होने से जापान भी वैकल्पिक शक्ति का केंद्र है, आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है, इन टॉपिक से आपको कोई भी लेंथी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको ये फैक्ट याद रखना है ताकि आपका जो 1 मार्क्स का MCQ वाला क्वेश्चन है वो छूटे ना। ओके, तो बस यही चीज़ें आपकी NCERT में जापान से दी हुई थी। ओके, तो यही सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रख लेना। चलो अब एक एक करके सारी चीज़ें ध्यान रख लेना। अब हम बढ़ते हैं दक्षिण कोरिया की तरफ कि दक्षिण कोरिया की क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिख रहा है ये। ओके, ध्यान से देखना, उसमें ये जो यहाँ पर रेड दिख रहा है ना, यही है साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। अब देखो, जो पहले था ना कोरिया 1 था, यानी कि पूरा यहाँ पर ऊपर आपको जो रेड रेड दिख रहा है, इससे ऊपर एक उत्तरी कोरिया दिखेगा। ओके, तो क्या था, उत्तरी कोरिया था। तो उस टाइम पर तो क्या हुआ, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, यानी कि 2nd वर्ल्ड वॉर के एंड में, जो ये कोरियाई पहले एक प्रायद्वीप था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक दक्षिण कोरिया और एक उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया के बारे में तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी NCERT में केवल दक्षिण कोरिया के बारे में दिया गया है। देखो, तो सबसे पहले कि कोरियाई प्रायद्वीप द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब 1950 से 1953 के दौरान कोरियाई युद्ध शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया, यानी कि जो दक्षिण कोरिया था और उत्तरी कोरिया था उनमें प्रतिद्वंदिता शुरू करा दी। ओके, 1950 से 53 तक है ना। और फिर देखो, 11 सितंबर 1991 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। दोनों जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, तो वो दोनों क्या बने, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। अब संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो ये हम अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के लिए बनी गई है, वर्ल्ड में सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। ओके, उसके बाद देखो,
इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको पिछली हिस्ट्री बताई कि पहले कोरिया एक था, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। और फिर क्या होता है कि इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है शीत युद्ध काल में, और दोनों देश क्या होता है 17 सितंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते हैं। और उसके बाद जो दक्षिण कोरिया होता है ना, वो सत्ता का केंद्र बन जाता है। ओके, और 1960 के दशक से 1980 के दशक में इसका आर्थिक विकास या आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, यानी कि बहुत डेवलप्ड हुआ है 1960 से 1980 के दशक में। और क्या हो गया, सत्ता का एक केंद्र बन गया। अब देखो, सत्ता का ये केंद्र बना, उसके बाद ये जो मतलब इतना फास्ट ग्रो कर रहा था ना, तो ये जो जिस सत्ता का केंद्र बना, तो इसे क्या कहने लग गए, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाने लगा। यानी कि कोरिया, बेसिकली दक्षिण कोरिया जब ये प्रगति करने लगा, सत्ता के केंद्र के रूप में बहुत आगे बढ़ने लगा, तेज़ी से इसने विकास किया, तो इसे क्या कहा गया, हान नदी पर चमत्कार। अब ये हान नदी क्या है, तो दक्षिण कोरिया में एक नदी है, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ, इसीलिए इसे इस नाम से कहा जाता है कि हान नदी पर चमत्कार। ओके, तो यही सारी चीज़ें दक्षिण कोरिया के बारे में। साथ में आप ये भी ध्यान रख लेना कि 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ऐसे खर्चे में यहाँ पर आएगा सैन्य खर्चे में इसका कितना 10वां स्थान है। ओके, और आपने देखो सैमसंग, एलजी, हुइंडी जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए। आपने एलजी का नाम तो सबसे ज़्यादा सुना होगा, साथ साथ में आपने सैमसंग का नाम, भले आपने हुइंडी का सुना ही ना हो, पर सैमसंग और एलजी आपको हर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। तो ये सारी कंपनियां कहाँ की है, ये सारी कंपनियां दक्षिण कोरिया की है, यानी कि ये कोरियाई कंपनी है और ये भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी कि जो कोरिया है उसका व्यापार बहुत ज़्यादा इलाकों में फैला हुआ है। और मानव विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार दक्षिण कोरिया की HDI रैंक 18 है, यानी कि ये 18वीं रैंक पर आता है। ओके, 2016 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें ये 18वीं रैंक पर इसको वर्ल्ड में रखा गया था। तो इन सारी बातों से यही चीज़ें स्पष्ट होती है कि जो ये दक्षिण कोरिया है ना, ये क्या हो चुका है, काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है और ये भी एक सत्ता का केंद्र बन सकता है। अब ये आपको बताना है कि ये सत्ता का केंद्र बनने लायक है या नहीं। इन टॉपिक्स में हमें कुछ भी कवर नहीं करना था, कुछ फैक्ट दिए हुए हमारी एनसीईआरटी में, बस वही देखने थे, क्योंकि हमने एक एक करके देख लिया। आप ध्यान रखना इन फैक्टों को, क्योंकि मैं वापस से बोल रही हूँ 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है किताबों की पाठशाला। अगर आप जैसा चैनल का नाम है ऐसा ही सर्च करोगे, बस इंग्लिश में सर्च करना, तो आपको वो आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।